ऐलान कर दिया है। ये ऐलान उन्होंने तब किया है जब ठीक 24 घंटे पहले उन्होंने कहा था कि वो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। लेकिन हमला होने से ठीक 3 घंटे पहले ट्रंप ने अपना फैसला पलट दिया और अब वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ उनकी डील बस होने ही जा रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता मान गए हैं, उन्होंने भी अपनी हरी झंडी दे दी है अंतिम समझौते को। उधर ईरान की ओर से कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, अभी तक सारे बिंदुओं पर, सारे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। उधर ट्रंप ने अपना हमला रोकने वाला जो फैसला लिया था उससे इजराइल के प्रधानमंत्री और इजरायली सेना जो है वो काफी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि नेतन्याहू और उनकी टीम को इसकी भनक तक नहीं थी, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई थी। ऐसा कई सारी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। तो फिलहाल आगे होने क्या जा रहा है, ट्रंप ने अपना फैसला क्यों बदल दिया और वो क्यों पीछे हट गए, और क्या सच में डील होने जा रही है, और ट्रंप ने जो कहा है कि ईरान भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, क्या ये उनका हमेशा की तरह बड़बोलापन है, क्योंकि वो 39 बार ऐसा कुछ बोल चुके हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। जो भी नए ताजा घटनाक्रम हैं उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ कर्नल संजीत सिरोही सर ज्वाइन कर रहे हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। सिरोही सर के पास चलते हैं। सिरोही सर, कल हम बात कर रहे थे कि ट्रंप सबसे बड़ा हमला करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे याद है आपने कहा था कि ऐसा वो कुछ भी नहीं करेंगे और हमला करने से पहले ही वो ऐसा कह देंगे कि अब तो डील होने जा रही है। वैसा ही हुआ सर? बिल्कुल वैभव जी, धन्यवाद। जय हिंद। आपने मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया और जो हम कल बात कर रहे थे वही बात जो है सच हो गई। डोनाल्ड ट्रंप साहब, जैसे आपने खुद बताया है, 9 जून तक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 38 दफे ये बताया है कि डील हो गई, डील हो गई। अलग अलग डेट CNN ने इसको पूरा कवर किया है। कई दफे उन्होंने बोला है कि डील, ईरान जो है भीख मांग रहा है डील के लिए, ईरान सरेंडर करेगा डील के लिए, ये सब चीजें बोलते हुए तो 9 जून को 38 दफे बोला है। और अब अगर आप काउंट करें एक दो और है तो तकरीबन 40 दफे वो ये कह चुके हैं कि डील हो गई है, डील होने वाली है, डील बस साइन होने वाली है, 1-2 दिन में साइन हो जाएगी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो है ये एक तरीका है जिसकी वजह से ये साफ जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये जो पूरी चेन है इसमें सबसे ज्यादा वीकेस्ट लिंक डोनाल्ड ट्रंप साहब है। जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब है वो बिल्कुल क्लियर है, ईरान की लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो आदमी क्लियर नहीं है वो डोनाल्ड ट्रंप है। 3 घंटे पहले उन्होंने हमले को रोक दिया। हमला होना था, नहीं होना था, वो भी हम नहीं कह सकते, या सिर्फ एक टैक्टिक्स थी। और जो ईरान के जो ऑफिशियल फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बघई, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं लड़ाई रुक गई है, हमको तो नहीं पता कि लड़ाई रुक गई है, इजराइल को भी नहीं पता लड़ाई रुक गई। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने आप ही बोलते रहते हैं कि लड़ाई रुक गई। अब वो ये कह रहे हैं कि बातचीत हो गई है। उसमें उन्होंने कई देशों से बातचीत करी है, जैसे सऊदी अरेबिया, जो गल्फ कंट्रीज है इंक्लूडिंग पाकिस्तान वगैरह, और उन्होंने सब के सब जो है डील के लिए सहमत है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू साहब को बड़ा सरप्राइज है कि बातचीत तो कोई हुई नहीं, डील के बारे में कुछ नहीं पता लगा कि कौन सी डील की बातचीत हो रही है। और बाकी ये जो गल्फ कंट्रीज के देश हैं ये तो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए चुप है। तो अभी ये देखना है कि ये जो है डील, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमला रोका है, डील के डील होने वाली है, ये डील होती है कि नहीं होती, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, चिन्ह है इसके ऊपर। लेकिन खबरें ये अभी आ रही हैं, जो हाल ही में मैं देख रहा था कि जो है संडे को मोस्ट प्रोबेबली एतवार को जो है ये डील स्विट्जरलैंड में हो सकता है हो जाए, क्योंकि अभी तक जो ईरान ने जो अपने प्रपोजल दिए हैं वो अमेरिका ने अभी तक उनके ऊपर कमेंट नहीं किया है। जो खास मुद्दे हैं मैं उनको कवर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि कमिटमेंट यूएस ने दी है कि वो जो है जो ऑयल के ऊपर जो सैंक्शंस है उनको लिफ्ट करेगा, और उसके वजह में ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। नंबर दूसरा, ईरान के जो फंड जो फ्रीज किए हुए हैं उनको 50% को अनफ्रीज करेगा, और जो है ये नेवल ब्लॉकेड है इसको वहां से हटाएगा। अमेरिकन ट्रूप्स जो ईरान के चारों तरफ घेर के बैठे उनको वहां से उठाएगा, और लास्ट में अमेरिका और उसके एलाइज मिलके रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाएंगे $300 बिलियन का। तो ये ईरान की तरफ से जो है कुछ बातें बाहर निकल के आई हैं।
अभी इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का क्या रवैया रहेगा? अगर यही डिमांड मानी जाती है तो इससे साफ जाहिर होता है कि जीत जो है ईरान की हुई है, ना कि अमेरिका की। वैभव जी। बिल्कुल सर, अल जजीरा की एक रिपोर्ट है सर, उसमें दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान के साथ जारी संघर्ष कम करने का घरेलू दबाव बढ़ रहा है। यह युद्ध अमेरिका में अलोकप्रिय साबित हो गया है और इसका आर्थिक असर भी महसूस किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ट्रंप अपने पैर पीछे खींच रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक तो जो है जिस तरीके से वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ा है, जिस तरीके से गैस और ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, उसकी वजह से जो वहां की पब्लिक, और आपको याद हो, मेरा ख्याल 1 महीने पहले अमेरिका में 50 की 50 स्टेट्स में जो है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट प्रदर्शन हुआ था इस लड़ाई के खिलाफ। तो उससे जाहिर होता है कि वहां की जो आवाम है, उनको ये लड़ाई पहले दिन से ही लड़ाई उनको समझ में नहीं आ रही थी कि ये अमेरिका ईरान के साथ क्यों लड़ रहा है, अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है लड़ाई का। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किसी को कोई बताया नहीं, कोई क्लियर नहीं किया, कांग्रेस से कोई अप्रूवल नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, अपनी मनमानी करी। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा जो बड़ा कारण है, उनके ऊपर जो रिपब्लिकन पार्टी जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरफ से उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। क्योंकि नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन की प्रतिक्रिया थोड़े दिन में जो है शुरू हो जाएगी, और उसके में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब की अप्रूवल रेटिंग घट गई है, उसके हिसाब से रिपब्लिकन्स को ये लगने लगा है कि जो हमारी मेजोरिटी थी हाउस के अंदर, वो मेजोरिटी हम खो बैठेंगे। और अगर वो मेजोरिटी इन्होंने खो दी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए आने वाला वक्त, जितना उनका टेन्योर का बता है, वो बहुत मुश्किल में कटेगा। जी बिल्कुल, नेतन्याहू वाले सवाल पर आते हैं सर। राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर हमला रोक देने के फैसले की जानकारी इजराइल के प्रधानमंत्री को पहले से नहीं दी गई थी। जब ट्रंप सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे थे, उस वक्त ही नेतन्याहू को पता चला कि उन्होंने ऐसा कोई फैसला लिया है। क्या हम ये माने कि अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में जो खटास पैदा हुई है, उससे जानकारियों का आदान प्रदान भी रुक गया है? मतलब व्हाइट जी हाउस हाँ। और ट्रंप, नेतन्याहू के प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में अब वैसा समन्वय नहीं है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल जो है, जैसे मैं हर बारी आपके चैनल में कहता हूँ, इजराइल बिल्कुल क्लियर है। अगर आप देखेंगे कि पिछले सिर्फ इसके कि जब इजराइल ने बैरूत के ऊपर हमला किया, सदर बैरूत के ऊपर, उसमें जो है ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी और उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने भी मिसाइलें दागी। लेकिन आप ये देखिए कि जब से ये 8 अप्रैल से सीज फायर हुई है, इजराइल ने ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं किया है। क्योंकि ईरान इजराइल को पूरा क्लियर है, पता है कि वो जो है सबसे पहले वो हिजबुल्लाह से डील करेगा, उसके बाद वो ईरान से डील करेगा। लेकिन दोनों के जो इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का ऑब्जेक्टिव है, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, उनकी मजबूरी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ऑब्जेक्टिव है, उनका ऑब्जेक्टिव है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी शक्ल से वो जो है इस लड़ाई से बाहर निकला है और इस लड़ाई को कोई ना कोई अपना जो मार्केटिंग करके ये साबित कर दे कि हम लड़ाई जीत चुके हैं। लेकिन अब ईरान को ये पता लग गया है कि जो कमजोरी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो यही कमजोरी है कि वो बोलते ज्यादा है, करते कम है। तो इसलिए आप देखिए, जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट आती है तो सोशल के ऊपर ईरान का प्रेसिडेंट या ईरान के फॉरेन मिनिस्टर टिप्पणी नहीं करते। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है इस्माइल बघेई, वो उसके ऊपर टिप्पणी करते। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना अमेरिकन प्रेसिडेंट को डिग्रेड कर दिया गया है ईरानियन ने। तो मुझे लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू से आपकी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी आपस में जो है कम्युनिकेशन गैप हो गया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरीके से कार्रवाई बोलते हैं, डिसीजन देते हैं, हमला कर देंगे, खत्म कर देंगे, 3 घंटे बाद हमारी डील हो रही है, उससे बेंजामिन नेतन्याहू क्या पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है। कई अमेरिकन प्रेसिडेंट हुए हैं जो कि दुश्मन को कंफ्यूज करते हैं, कई हुए जो दोस्तों को कंफ्यूज करते हैं। मेरा ख्याल डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो दोस्तों को भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है और दुश्मनों को भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है। जी बिल्कुल सर। कई सारी रिपोर्ट्स में सर ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हो सकता है, जो प्रस्तावित है, उसमें लेबनान में इजराइल को अपनी सारी कार्रवाई रोकनी पड़ेगी, ये बात भी शामिल है। क्या ऐसा हो सकता है सर? नहीं, ऐसे जो है मुझे नहीं लगता कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो है इस बात को बिल्कुल
मानेंगे कि जो है लेबनान की कार्रवाई रोक दी जाए। लेबनान की कार्रवाई वो नहीं रुकेंगे। हाँ, वो ये कह देंगे कि मैं ईरान के ऊपर हमला नहीं करूंगा, लेकिन लेबनान के ऊपर नहीं करूंगा, क्योंकि उनको पता है। या वो ये शर्त लगवाएंगे कि आप ईरान को बोलो कि वो हिजबुल्लाह को बोले कि हमारे ऊपर हमला ना करे। अगर वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई रोक देंगे, लेकिन वो जो इजराइल जो है वो इतनी जल्दी वहां से विड्रॉ नहीं करेगा। 1982 में भी उसने जो है काफी लेबनान के ऊपर कब्जा कर लिया था, और वो जाके 2000 में जाके छोड़ा था, 18 साल बाद। तो ऐसा नहीं है कि आज जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब पीस डील साइन कर लेंगे और इजराइल जितना लेबनान में घुसा है अंदर, वो जो है इजराइल वापस आ जाएगा। वो नहीं वापस आएगा, क्योंकि इजराइल, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वहां से हाथ धो के निकल लेंगे, लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट की जो, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो इस तरीके से, जिस तरह घर में कोई मेहमान आया हुआ होता है, वो घर मेहमान चला जाता है, उसके बाद जो घर की समस्या है वो तो घर वाले ही सॉर्ट आउट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता बेंजामिन नेतन्याहू साहब इस बात के लिए राजी होंगे कि लेबनान में जो ऑपरेशंस है उनको रोक दिया जाएगा। जी, तो ईरान तैयार होगा सर समझौते के नहीं, लिए? ईरान जो है तैयार, अगर ईरान इस चीज के लिए तैयार हो जाता है कि हिजबुल्लाह को वो रोकेगा और उसके नकील डालेगा और वो इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेगा, और उस चीज की गारंटी देगा, और उस गारंटी को डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इजराइल को समझाएंगे कि मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि हिजबुल्लाह आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, तो वो ऑपरेशन रोक देगा, लेकिन विड्रॉ इजराइल फिलहाल नहीं करेगा। जी, बिल्कुल सर। युद्ध शुरू होने से पहले सर जो अमेरिका और इजराइल के लक्ष्य मोटे तौर पर दिख रहे थे, तीन बड़े लक्ष्य। पहला तो ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देना है, ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है, यह भी एक बड़ा लक्ष्य था। और तीसरा यह था कि ईरान हूती, हमास और हिजबुल्लाह को मदद देना बंद कर दे, वो ये भी चाहते थे। इनमें सर पहला सत्ता परिवर्तन की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। ईरान परमाणु हथियार बनाएगा या नहीं, इस पर भी वो भी कुछ कह नहीं रहा है। और अभी बीते दिनों क्या हुआ है सर, कल रात में ईरान में बड़ी संख्या में तेहरान में लोग सड़कों पर आए, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ सरकार को समर्थन दिया अपना, सर्वोच्च नेता को, IRGC को। तो ईरान में जो जनवरी में हमें माहौल देखने को मिला था, लोग सड़कों पर थे, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इस युद्ध ने जनभावना बदल दी है। लोग अब दुश्मन के खिलाफ होने के लिए देश के साथ खड़े हो रहे हैं, IRGC के साथ खड़े हो रहे हैं। मतलब सत्ता परिवर्तन वाला मंसूबा तो हम कामयाब होता हुआ फिलहाल तो दिख नहीं रहा। देखिए, ऐसा था वैभव जी, अगर हम जनवरी में जाए तो जनवरी में जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे वो महंगाई के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे थे जी। और महंगाई, क्योंकि महंगाई वहां पे बहुत ज्यादा है, उनका जो रियाल है उसकी जो है वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। तो वो किसी भी देश में प्रदर्शन करना कोई बुरी बात नहीं है, और उनके प्रेसिडेंट जो है पेजेश्कियान, उन्होंने भी कहा था कि उनका जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और इसको सरकार को कोई ना कोई इसका हल निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब ये अमेरिकन ने और इजरायली ने देखा वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने उनको उकसाना शुरू किया, उन्होंने अपने एलिमेंट्स को वहां पे एक्टिवेट कराया ताकि इसको जल्दी से जल्दी प्रोटेस्ट कराया जाए, रजीम को चेंज कराया जाए। लेकिन जब हमला कर दिया आपने, तो उसके बाद कोई भी देश होगा, अगर कोई दूसरा देश उसके ऊपर हमला करता है और आपका जो सुप्रीम लीडर है, जो पिछले साल 47 साल से जो एक सोच जिस देश में उस चली आ रही है, उस सोच को आप खत्म करने की कोशिश करें, तो फिर ये लाजमन बात है कि पूरा देश जो एकजुट हो जाता है, जो आपस की अपनी प्रॉब्लम है, जो जरूरी समस्याएं होती है, उनसे वो दूर हटके देश की जो है, देश के नेशनलिज्म के बारे में सोचता है, देश के प्रति जो उसका जो है जो उत्तरदायित्व है उसको पूरा निभाने की कोशिश करता है। तो ये एक मिसकैलकुलेशन हो गई इनकी, बेंजामिन नेतन्याहू साहब की, और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहा कि अगर हम हमला कर देंगे तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन सत्ता परिवर्तन आप जब तक ग्राउंड पर नहीं उतरेंगे, सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। और ग्राउंड पे ऑपरेशंस के लिए इजराइल के पास कैपेबिलिटी नहीं है, और उसके पास जो है अमेरिका के पास वो जज्बा नहीं है, वो जुनून नहीं है कि वो अपने सैनिकों को वहां उतार सके। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि दोनों का शुरू में मकसद एक था, लेकिन लड़ाई इस तरीके से ईरान ने लड़ी है कि दोनों के बीच में दरार पड़ गई है। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां से निकलना चाहते हैं, कोई ना कोई शर्त जो है, छोटी मोटी शर्तें बना के वहां से निकल जाए,
लेकिन जो इजराइल की प्रॉब्लम है वो तो वहीं की वहीं रही। अगर इजराइल जो जो ईरान हिजबुल्लाह के ऊपर, हौतीस के ऊपर और जो है हमास के ऊपर अगर नकेल नहीं डालता है तो इजराइल की तो प्रॉब्लम रह गई। तो इजराइल क्यों मानेगा इस डील को? जी बिल्कुल सर, हिजबुल्लाह की हम बात कर रहे थे अभी। खबर आई थी कुछ देर पहले कि हिजबुल्लाह ने दावा किया है सर कि जो लेबनान में इजराइल की सेना घुसी है उस पर एक सैन्य टुकड़ी पर हमला किया गया ड्रोन का, और उसमें कुछ सैनिकों की मौत भी हुई है, ऐसा हिजबुल्लाह की ओर से दावा किया गया है। इजरायली सैनिक मारे गए हैं। सर, हम बार बार सुनते हैं पेजर अटैक हुआ था और भी तमाम हमले पिछले साल भी इजराइल ने किए थे। हिजबुल्लाह अभी भी कितना ताकतवर है, उसके पास कितने हथियार हैं, और इजराइल भरसक कोशिश करने के बाद भी पूरी तरह खात्मा क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, ऐसा है कि जो हमास था, हमास की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी थी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। चारों तरफ इजराइल था और बिल्कुल, एक तरफ खाने समुद्र के लिए था। भी तरसा सकते हैं उनको। खाने के लिए तरसा, तो चारों तरफ से इजराइल ने उनको घेर रखा। तो एक तरफ समुद्र था, उनको जाने के लिए नहीं था। लेकिन लेबनान में क्या है, लेबनान में सीरिया के साथ बॉर्डर लगता है। तो सीरिया के थ्रू जितना भी हिजबुल्लाह को हथियार वगैरह आते थे पहले, जब तक ये वहां असद पे की सरकार थी जी। अल बसद की सरकार थी, तब तक क्योंकि वो खुद शिया थे, तो ईरान जो एक कॉन्ड्यूट, एक पाइप था सीरिया, जिसके थ्रू सारे इनके पास आते थे। जब से उनका तख्ता पलटा है तो अब वो ऑफिशियली आने बंद हो गए, लेकिन स्मगलिंग करके कैसे ना कैसे वो जो है लेबनान में पहुंच रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि कई दफे क्या होता है, इजराइल सीरिया के ऊपर भी हमला करता है कि जहां भी पता चलता है इजराइल को कि हथियारों का जखीरा जो है सीरिया के थ्रू जो है मूव कर रहा है, तो इजराइल के ऊपर हमला करता है। तो जब तक आप जो जो पाइपलाइन है, अगर पाइपलाइन को आप नहीं काटेंगे तो हिजबुल्लाह को आप नहीं काट सकते। क्योंकि हिजबुल्लाह का इतनी जड़ें इतनी नीचे तक जा चुके हैं हिजबुल्लाह के, कि जो लेबनान आर्मी है वो तो नाम की आर्मी है। एक्चुअली लेबनान को चलाने वाला, खासतौर पर सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह का राज चलता है। कि हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और एक मिलिटेंट ग्रुप भी है। तो इसलिए उनका वहां पे बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट है। तो इसलिए जो उसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप अपनी आर्मी को आगे जितनी अंदर तक घुसा सकते हो उतना घुसा दो, ताकि वो जो एरिया आपने कब्जा कर लिया वहां से आपके ऊपर अटैक ना आए। जी बिल्कुल सर, नेतन्याहू का सर एक बयान भी आया है इसी तनाव के बीच में। पहले उनकी पार्टी का बयान सामने आया था। उनकी पार्टी जो गठबंधन की सरकार चला रही है अभी इजराइल में, उस पार्टी की ओर से कहा गया है कि नेतन्याहू फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी इच्छा है ऐसा कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने, अगर जनता चाहेगी तो बन भी जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेतन्याहू बयान दे देते हैं, वो कहते हैं कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने दूंगा, फिर चाहे वो कुछ भी कर ले। सर, हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्या नेतन्याहू अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, सिर्फ अपनी पार्टी को जिताने के लिए, चुनावी लाभ हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? बहुत सारे लोग तो ऐसा मान रहे हैं। देखिए, जहां तक सवाल इस चीज का है कि बेंजामिन नेतन्याहू, ये तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स किसी देश के भी हों, वो सत्ता को नहीं छोड़ना चाहते। और खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू साहब तो इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते, एक तो उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं और उनको ये डर है कि लड़ाई अगर बंद हो जाती है तो उसके बाद उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा और हो सकता है उनकी सजा हो जाए। वो तो उनका इंटरनल मामला है। दूसरा, बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके ऊपर जो जेनोसाइड का जो है साउथ अफ्रीका की तरफ से इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है और वहां पे भी इनके खिलाफ केस चल रहा है। तो जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टरशिप से इनके हाथ से चली गई तो ये सारी कार्रवाई होगी। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की, बेंजामिन नेतन्याहू की कुछ दिन पहले तू मैं हुई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनको साफ कहा था कि तुम मेरी वजह से जेल से बाहर हो, नहीं तो तुम, अगर मैं तुम्हें सपोर्ट ना करूं तो तुम अब तक जेल में चले जाओ। बिल्कुल। तो ये तो उनकी पर्सनल है। लेकिन जहां तक मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर बात करूंगा, जब 7 अक्टूबर को 2023 उसमें हमला हुआ था, इजराइल के ऊपर हमास ने किया था, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था हर हमास का जिंदा आदमी एक मरा हुआ मुर्दा है। मतलब उनका यह था कि हर जिंदा हमास के आदमी को हम मार देंगे। और उन्होंने वो जो है हमास को बिल्कुल खत्म कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी अगर हमास का कुछ पता चल जाता है, उसमें चाहे बच्चे मरे चाहे उसमें सिविलियन मरे, कोई भी मरे, इजराइल पीछे नहीं हटता, वो स्ट्राइक करता है। इसी तरीके से जो है
लेबनान के ऊपर है, लेबनान के ऊपर भी जो है इजराइल हमला करता रहेगा, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हो रहा। हर 2 साल, 5 साल, 10 साल में या तो हमास की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से जो है इजराइल के ऊपर हमला होता रहता। तो इस बारी बेंजामिन नेतन्याहू साहब बिल्कुल क्लियर है कि जो भी एलिमेंट्स इजराइल के लिए खतरा है, हम उन एलिमेंट्स को खत्म कर देंगे। और ये जो है जिस तरह के हमास खत्म किया है, ये हिजबुल्लाह के ऊपर भी इसी तरीके से हमले करते रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप चाहे डील करे या ना करे। जी बिल्कुल, नेतन्याहू ऐसा करते रहेंगे। सर, ईरान और अमेरिका के बीच में समझौते वाले सवाल पर आते हैं। ये कुछ सवाल होंगे इस बातचीत के आखिरी सवाल। 3 बड़े मुद्दे सर हैं जो हमें देखने को लगते हैं। पहला तो परमाणु हथियार नहीं रखेगा, मैं पहले ही ये चीज बोल चुका हूं। एक बड़ा मुद्दा सर ईरान की ओर से ये है कि आप हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटाओ, जो आपने इतने बरसों से लगा रखा है, उसकी वजह से हमें इतना नुकसान झेलने को मिलता है। दुनिया के बहुत सारे देश हमसे कटे कटे रहते हैं। क्या आपको लगता है कि प्रतिबंध हटाने तक को भी राजी हो सकते हैं ट्रंप? वैभव जी, आप ये देखिए कि अगर हम पूरा इसका जो है होलिस्टिक व्यू ले, इस लड़ाई से ईरान अमेरिका को क्या हासिल हुआ? अगर अमेरिका इनके सैंक्शंस भी हटा देता है, जो ऑयल सैंक्शंस है, जिसमें ये कह रखा है कि कोई और देश जो है इनसे ऑयल नहीं खरीदेगा, इनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको भी अनफ्रीज कर देता है, ठीक है। उनकी जो डिमांड है कि जी आप अपने हमारे जो इलाके के आसपास जो अमेरिकन ट्रुप्स डिप्लॉयड है उनको आप विड्रॉ करो, उसके बाद आप अपने एलाइज के साथ मिलके रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाओ $300 बिलियन का। अगर ये सारी चीजें ईरान रख रहा है और डोनाल्ड ट्रंप साहब मान जाते हैं, तो क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब किस मुंह से जो अपने देश को या दुनिया को बताएंगे कि हम जीत गए? और जहां तक सवाल इसका न्यूक्लियर वेपन का, ईरान, मैं कह रहा हूं, ईरान हो सकता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, हम इस न्यूक्लियर वेपन के बारे में बातचीत करेंगे। वो हमेशा कई दफे कह चुका है कि न्यूक्लियर वेपन के बारे में बाद में बातचीत की जाएगी, पहले आप ये काम कीजिए, पहले जो फ्रोजन एसेट्स है उनको अनफ्रीज कीजिए आप। तो मुझे लगता है कि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी बातें मानी जाएंगी, मुझे तो नहीं लगता कि जो बातें ईरान ने अपनी तरफ से बोली हैं वो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब मान जाते तो ये इसमें जीत ईरान की होगी और हार जो है अमेरिका की होगी, और इजराइल बीच में बेचारा लटका रह जाएगा, कुछ नहीं हासिल होगा इजराइल को। जी बिल्कुल सर, ट्रंप साहब अपने दूसरे कार्यकाल में हैं। पहले 16 से 20 तक थे, उसके बाद फिर वो 2025 के जनवरी महीने में फिर से वो व्हाइट हाउस में जाते हैं। अभी सर 2 साल 7 महीने ट्रंप के पास हैं, अभी वो राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। 2025 में अमेरिका और इजराइल की वायुसेना ने हमला किया था ईरान पर। कहा गया कि हमने परमाणु ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। 5 साल तक अब पीछे चला गया है ईरान, परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। 8-9 महीने बाद फिर से हमला हो गया, फिर यही कहा गया। इस बार अगर शांति समझौता हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, बातचीत हो जाती है, लेकिन जब अभी 2 साल इनके जो बाकी हैं, 2.5 साल, क्या हम मान करना चाहिए कि 2026 में, 27 में या 28 में फिर से हमला कर दिया जाए? बिल्कुल वैभव साहब, आपने बिल्कुल सही इसका आकलन किया है। मेरा तो ये मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये जो पीस डील की, तो पहले तो ये हो रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, जिसमें ये मुद्दों फॉर्मेट बनाया जाए कि किन किन मुद्दों पे बात की जाए, और 60 दिन की जो है सीज फायर की जाए, ताकि इस बीच में जो है बातचीत हो और फिर जाके फाइनली जाके पीस डील हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब को मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये लगता है कि किसी तरीके से, एक तो कांग्रेस ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि 60 दिन से ज्यादा आप जो है लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनको वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है उनके लिए। हालांकि वो कह रहे हैं कि 8 अप्रैल से तो ये सीज फायर है, 60 दिन तो हुए नहीं है, नंबर 1। नंबर दूसरा, कई लोगों का जो मिलिट्री थिंकर्स है उनका ये भी मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको किसी तरीके से ठंडे बस्ते में डालना चाहते कि लड़ाई ना हो, और मिड टर्म इलेक्शंस में कुछ ना कुछ लेके जाए कि जी हम ये जीत गए, हमने ये हासिल कर लिया, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दिया, और ऐसी ऐसी चीजें जहां पे वो ये बता सकते हैं कि अमेरिका ने इस लड़ाई के बाद क्या हासिल किया। और इलेक्शंस होने के बाद अगर रिपब्लिकन आ जाते हैं और इनको फिर मेजॉरिटी मिल जाती है हाउस के अंदर, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये 2027 या जैसे आपने बताया उस समय ये तीसरी बार जो है ईरान के ऊपर हमला करे। और हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू साहब को भी ये मना ले कि आप पीस डील में रोड़ा मत अटकाओ,
और आप मुझे 1 साल दे दो, अगले साल हम फिर ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब ईरान को भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कर भी नहीं रहा होगा। नहीं, वो कर नहीं रहा है। उसको, ईरान को पता है कि ये जो है बातचीत, कितनी भी पिछले साल भी बातचीत हुई, बातचीत के 5 लेवल्स की बातचीत हो चुकी थी, छठी होनी थी, उससे पहले ही अमेरिका ने हमला कर दिया। इस बारी भी 3 दफे बातचीत हो चुकी थी और बिल्कुल ऑलमोस्ट कहते हैं कि साइन हो चुका था, पीस डील साइन हो चुकी थी। कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका जा चुके थे, जेडी वैंस से उनको मिलना था, और इसी बीच में 28 फरवरी को हमला कर दिया। तो कोई भी देश जो है इस चीज को नहीं मानेगा, और ईरान को भी पता है, ईरान को ये पता है कि ये जो है, जो पीस डील हो रही है, पीस डील हो रही है, ये जो है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर दोबारा तिबारा फिर जो है ईरान के ऊपर जो अब नहीं हासिल कर सके, वो हो सकता है कि अगले साल हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कर पाएंगे, लेकिन शायद कोशिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल सर, हासिल किसको क्या हुआ है, हम बात कर रहे हैं। अमेरिका तो अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया है, सत्ता परिवर्तन हो नहीं पाया, आईआरजीसी कमजोर नहीं हुई, ईरान में अभी भी आईआरजीसी का ही नियंत्रण है। लेकिन सर, ईरान को इस युद्ध से क्या हासिल हुआ? जैसे जनहानि बहुत हुई है, काफी लोगों की मौत हुई है, काफी इमारतें तबाह हो गई हैं, इसीलिए ईरान भरपाई भी मांग रहा है कि मुझे पैसा दो ताकि मैं उन्हें फिर से बना सकूं। लेकिन सर, हमने इस बार वाले युद्ध में यह भी देखा है कि यूरोप के बहुत सारे देश ईरान के समर्थन में भी आए हैं। ईरान को पता चला है कि होर्मुज वाली पावर क्या है, उसे बंद करके मैं कितना बड़ा असर डाल सकता हूं पूरी दुनिया में। इस जंग में ईरान का हासिल क्या है? देखिए, अगर आप पूरा इसको जो है एनालिसिस करें, तो मेरा ये मानना है कि इस जंग में ईरान ने बहुत कुछ हासिल किया है। ईरान ने, आप जो उनके लोग मरे हैं या इमारती इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, उस नुकसान को अगर आप साइड में रखें, और जियोपॉलिटिकल पोजीशन में ईरान की जो जो भूमिका है या ईरान की जो अस्तित्व है, उसको बहुत बड़ा जो है एलिवेशन मिला है। बहुत ज्यादा कद, ईरान का कद जो है दुनिया में बढ़ गया है, और अमेरिका का कद जो है बहुत छोटा हो गया है। इस लड़ाई ने ये साबित कर दिया है कि मिलिट्री पावर से आप किसी को झुका नहीं सकते। तो इसलिए जो बाकी देश थे जो अमेरिका से ये डरते थे, वो थे, उनको भी इस चीज का अंदाजा हो गया है कि आप मिलिट्री पावर से सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जैसा आपने खुद बताया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का उनको ऐसा इस तरीके का एक लेवरेज मिल गया है कि जब ईरान का दिल करेगा वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। आज से पहले कभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं हुई थी। तो ये उनको एक तुरुप का, जैसे कहते हैं इक्का, जो ताश खेलते हैं, वो उनके पास तुरुप का इक्का। जिस दिन उनको ये लगेगा कि हमला होने वाला है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। उसके ऊपर जो है फिर वापस वही प्रेशर जो है हमलावर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। नंबर 2। नंबर तीसरा, ये भी पता लग गया है ईरान को कि अगर उसको सरवाइव करना है और बार बार उसके ऊपर हमला ना हो, उसको नॉर्थ कोरिया की तरह न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पड़ेगा, तभी वो जो है शांति बहाल कर सकता है। तभी ये जो जब दिल करता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का सैंक्शन लगा देती, वो सब बातें बंद हो जाएंगी। नंबर 4, जो गल्फ कंट्रीज थी, जो आज तक अमेरिका को ये सोचती थी कि अमेरिका हमारा गॉडफादर है और अमेरिका हमको हर खतरे से बचा सकता है, वो ईरान ने साबित कर दिया कि अमेरिका आपको नहीं बचा सकता। अगर आपको रहना है, शांति में रहना है, तो हमारे साथ आपको संबंध अपने इंप्रूव करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है इस पूरी लड़ाई में ईरान ने वो हासिल किया है जो है, जिससे उसका कद जो है दुनिया के स्तर पर, ग्लोबल लेवल पे उसका कद बढ़ गया है। सब लोगों को पता लग गया है कि ईरान की जो है कितनी वैल्यू है। अब देखिए, सब देश जो है, जैसे ये लड़ाई बंद होती है, सब देशों के जो रिलेशंस है ईरान के साथ, हर देश चाहेगा कि ईरान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। सिरोही सर, आप वन इंडिया के साथ जुड़े सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज मेरे दर्शकों को बताई है, उसके लिए शुक्रिया सर। फिलहाल तक की जो भी अपडेट थी वो हमने अपने दर्शकों को दे दी है। ईरान अमेरिका के बीच समझौते की बात कर रहे हैं ट्रंप, वो दावा कर रहे हैं कि ईरान मान गया है, डील बस होने ही वाली है। ईरान मना कर रहा है, वो कह रहा है कि अंतिम फैसला होना बाकी है। उधर इजराइल लेबनान में अपने मिशन पर लगा हुआ है, उसकी कार्रवाइयां जारी हैं, उसकी सेना घुसी हुई है, अपना अभियान जारी रखे हुए है। लेकिन ट्रंप ने इस बार वाला जो हमला नहीं किया है, दावा करके भी, ऐलान करके भी, उसकी जानकारी नेतन्याहू को नहीं थी, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में भी थोड़ा बहुत तो खटास आई है।
इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय और व्हाइट हाउस के बीच में समन्वय कुछ ठीक ठाक नहीं है। पिछले दिनों भी कई खबरें आई थी कि फोन पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बहस भी हुई है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, क्या नई अपडेट आती है, क्या ये युद्ध विराम वाला अंतिम समझौता हो पाता है। समझौता होगा तो इसमें कौन कौन से बिंदु शामिल होंगे, उन बिंदुओं पर कौन कौन राजी होगा, सब कुछ आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और जो भी नई अपडेट आएगी वन इंडिया आपको लगातार वो अपडेट देता रहेगा। फिलहाल तक के लिए इतना ही। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।